हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत में हमने जो पहला चैप्टर था वो पूरा कर लिया था और वो था अंग्रेज़ों का आगमन या फिर कहें कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अगला चैप्टर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, देखिए, मराठा साम्राज्य और इसके साथ साथ में जो स्वतंत्र राज्य हुए जैसे मैसूर, बंगाल और पंजाब, अवध, ये जो क्षेत्र जो स्वतंत्र शासन हुए थे। तो स्वतंत्र शासक ये इस तरह से थे कि जो मुग़ल काल था, मुग़ल काल जब कमज़ोर हो गया, विघटित हो गया, तो इन्होंने अपनी स्वतंत्र की सत्ता इस्टेब्लिश कर ली थी। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पर स्वतंत्र शासन के रूप में जाना जाता है। तो आयोग ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं इन चैप्टर्स में, उसको यहाँ पर हम क्रम से यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है यहाँ पर मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य जो है ये हमारे जो शिवाजी हैं वहाँ से शुरू होता है और शिवाजी ने जो नींव डाली थी मराठा साम्राज्य की, ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है और इनमें वो हौसला था कि ये पूरे जो भारत का क्षेत्र है, मतलब कि जो मुग़ल थे, मुग़लों की ये पूर्ति कर सकते थे, मुग़लों की जगह ये ले सकते थे। तो ये जो छत्रपति शिवाजी थे, इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और इनका देखिए जो जन्म है फ्रेंड्स, वो 1630 में हुआ था जन्म इनका। और ये जो क्षेत्र है, देखिए, ये जो मराठवाड़ा क्षेत्र है यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ इनकी कर्म भूमि रही है। और यहाँ इनके जो, देखिए, माता पिता की अगर बात करें तो इनकी जो माता जी थी जीजाबाई, उनका बहुत बड़ा योगदान था इनके पूरे व्यक्तित्व में। उनसे इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है उन्हीं का इन्होंने आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन किया और इन्होंने राज्य को काफ़ी सुदृढ़ बनाया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं आयोग ने। तो निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार यानी कि गुरिल्ला रणनीति की थी? तो गुरिल्ला जो पद्धति थी, इससे कौन युद्ध करता था? ऑप्शन देखिए, मराठा, ब्रिटिश, मुग़ल और यहाँ पर नायक। तो इसमें से जो मराठा थे ये गुरिल्ला पद्धति का यूज करते थे लड़ाई के लिए। गुरिल्ला पद्धति में ये होता है कि ये अचानक से आक्रमण कर देते थे। ऐसे में क्या था कि जो शत्रु था उसको भगने का ना ही मौका मिलता था, दूसरी बात ये थी कि उनको सतर्क होने का मौका नहीं मिलता था। और ये कम सेना में भी बड़ी से बड़ी सेना को क्या करते थे कि परास्त कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई छावनी डाले हुए हैं, अब वहाँ पे सैनिक रेस्ट कर रहे हैं या किसी भी काम में व्यस्त हैं, तो ये अचानक से वहाँ पर युद्ध कर देते थे, अचानक से हमला कर देते थे। तो इससे इनको लीड मिल जाती थी और ये उन लोगों को मार के परास्त कर देते थे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? ऑप्शन है देखिए, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी और अशोक। तो शिवाजी का जो शासन था ये अष्टप्रधान पर निर्भर करता था। अष्टप्रधान दरअसल क्या थे कि मंत्री थे जो काम काज में इनकी सहायता करते थे शिवाजी की। क्योंकि देखिए, शिवाजी को अन्य जो राजकाज के जो विषय होते हैं उन पे इनको नॉलेज नहीं थी उतनी, तो इन्होंने क्या किया था कि अष्टप्रधानों को नियुक्त कर लिया था। लेकिन इनके वो बंधे हुए नहीं थे, उनसे ये चाहते तो सेपरेटली भी कोई भी सुझाव ले सकते थे या फिर सामूहिक सुझाव ले सकते थे। लेकिन उनको माने ये ना माने, ये फिर इनके विवेक पे निर्भर करता था। तो यहाँ पर जो इनके अष्टप्रधान थे, तो अष्टप्रधानों में देखिए, पहले थे पेशवा, जिसको हम प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरे साम्राज्य की जो बागडोर होती है वो पेशवाओं के हाथ में आ जाती है। पेशवाओं में आपने जो बाजीराव प्रथम का वो देखा होगा, जिनके ऊपर बाजीराव मस्तानी मूवी भी बनाई गई थी, तो वो क्या थे कि एक पेशवा ही थे और वो पूरी जो यहाँ की सत्ता थी उस पर इन्होंने कंट्रोल किया था और लड़ाई भी उन्होंने कई सारी जीती थी। तो पहला ये अष्टप्रधान में देखिए जो पद था ये था पेशवा का, या फिर इसको प्रधानमंत्री भी कहते थे। दूसरा था यहाँ पर देखिए अमात्य, अथवा इसको मजुमदार भी कहते थे। और तीसरा था यहाँ देखिए मंत्री का पद था, मंत्री को कहते थे यहाँ पर वाकिया नवीस। ये कभी कभी एग्जाम में सेपरेटली पूछ लेता है, ठीक है, कि मंत्री के पद को वहाँ पर क्या कहा जाता था, तो ये वाकिया नवीस था। सचिव जो था इसको सुरनवीस कहते थे और इसको चिटनिस भी यहाँ पर कहा करते थे। सुमंत था, सुमंत को देखिए दवीर कहते थे। और यहाँ पर जो सेनापति था इसको सरे नौबत यहाँ पर कहा जाता था। फिर एक यहाँ पर पंडित राव थे और यहाँ पर जो आठवां था या फिर ये फिर न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग जो भी यहाँ पर जो विभाग होते थे उन विभागों की इनको प्रमुख बनाया जाता था और उनसे फिर ये सलाह शिवाजी जो थे इनसे सलाह लेते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है देखिए, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। तो इनमें से देखिए जो तुकाराम थे, तुकाराम इनके समकालीन थे
और बाकी संतों की देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ये शंकराचार्य हैं, तो जो शंकराचार्य हैं ये अद्वैतवाद के संस्थापक थे। ये एग्जाम में काफ़ी पूछता है कि अद्वैतवाद है इसको किसने नींव डाली थी, तो ये कौन थे? शंकराचार्य। इनका जो जन्म है देखिए ये 788 से जो मतलब इनका पूरा कार्यकाल है, तो जन्म इनका 788 और इनकी जो मृत्यु है ये 820 में हुई थी। और बाकी इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो देखिए पूरे संपूर्ण भारत में रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, इन्होंने हिंदू धर्म को इस्टेब्लिश किया था, हिंदू धर्म में इन्होंने बहुत काम किया था। तो काफ़ी कम उम्र में फ्रेंड्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। अगला देखिए यहाँ पर थे चैतन्य। तो चैतन्य जो थे ये बंगाल के क्षेत्र से संबंधित हैं और इन्होंने वैष्णव मत का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। तुकाराम देखिए जो हमने अभी देखा ये महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंधित थे और इन्होंने वारकरी मत जो था ये वारकरी मत को इन्होंने आगे बढ़ाया और उसको इन्होंने इस्टेब्लिश यहाँ पर किया था, उस पर काफ़ी काम किया था। अगला देखिए नामदेव। तो जो यहाँ पर देखिए जो नामदेव थे ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और यहाँ पर ये निर्गुण मत है ना, ये निर्गुण ब्रह्म से संबंधित थे। तो ये नामदेव जो हैं ये महाराष्ट्र से ये भी बिलोंग करते थे। अगला देखिए निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो मुगलों और मराठों के बीच में जो द्वंद्व हुआ है वो किसके काल से हुआ? देखिए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहाँ पे देखिए औरंगजेब के काल से जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पर संघर्ष शुरू हुआ है। और यहाँ पर 1657 की बात है, तो देखिए 1657 में मराठा और शिवाजी के बीच में यहाँ पर पहली बार जो है ये मुकाबला यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और देखिए जो मुग़ल थे, मुग़लों के नाक में दम करने वाले सबसे पहले ये जो काफ़ी ख़तरनाक रूप से जो सामने आए थे वो यही शिवाजी ही थे। शिवाजी क्या करते थे? देखिए गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। इसके बाद इनके जो दुर्ग थे, किले थे, उनको जीत लेते थे और उनसे निगरानी करते थे। जब इनकी बड़ी सेना आती थी तो ये पहाड़ों में छिप जाते थे और अचानक से इनके ऊपर युद्ध कर देते थे, हमला कर देते थे। तो इनकी जो सेना थी मुग़लों की वो पहाड़ी क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में लड़ने के लिए अनुकूल नहीं थी। लेकिन यहाँ जो ये परिस्थितियाँ महाराष्ट्र की थीं, वहाँ पर शिवाजी के जो सैनिक थे वो बहुत माहिर थे लड़ने में। तो बड़ी सी बड़ी सेना को वो कम सैनिक होते हुए भी मात दे देते थे। तो इस प्रकार से जो औरंगजेब थे इसी के काल से यहाँ पर इन दोनों के बीच में, मराठा और मुग़लों के बीच में जो संघर्ष है ये काफ़ी देखने को हमें मिलता है। अगला देखिए यहाँ पर हम देखते हैं स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब, अवध, ये वाला जो क्षेत्र हुआ है। अब देखिए क्या हुआ था कि भाई जो मुग़ल शासक थे औरंगजेब, जो 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो शासक बनते हैं उनमें कोई ख़ास दम नहीं होती है। तो जो इनसे जुड़े हुए जो अलग अलग के जो राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। हालांकि इनमें से कुछ राज्य रहते हैं कि वो उनको कुछ महसूल देते हैं या कुछ उनका आदर करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो अपनी स्वतंत्र सत्ता यहाँ पर कायम कर लेते हैं। तो उन्हीं से संबंधित देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है उनसे संबंधित यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ये गंगाधर राव जी हैं जो, इनसे शादी हुई थी यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की, और इनका जन्म जो है ये वाराणसी में यहाँ पर हुआ था। अगला देखिए प्रश्न है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो था ये अंग्रेज़ों से देखिए प्लासी के युद्ध से यहाँ पर पराजित हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है फ्रेंड्स ये 1757 में हुआ था। और देखिए ये वही प्रथम युद्ध है, मानिए कि तब से अंग्रेज़ों की जीत जो है प्रारंभ हुई थी। हालांकि सिराजुद्दौला जो था उसको यहाँ पर छल से हरा दिया गया था, क्योंकि उसका जो यहाँ पर मंत्री था वो सही नहीं था, उसने गद्दारी किया, लेकिन अल्टीमेटली हार इसकी हो जाती है। ठीक है, अगले देखिए यहाँ पर जो विकल्पों में युद्ध दिए थे, तो पहले यहाँ पर देखिए दिया था कि ये बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध था ये फाइनली वो लड़ाई थी जिससे ये साबित हो गया था कि भाई भारत में किसका आगे वर्चस्व रहने वाला है। क्योंकि ये बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, इसमें से देखिए 3 सेनाएं थीं। एक तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और यहाँ पर शाह आलम द्वितीय। अब यहाँ पर देखिए जो मीर कासिम था तो मीर कासिम जो बंगाल का शासक था
और यहाँ पर शुजाउद्दौला जो था ये यहाँ पर अवध का शासक था, और ये शाह आलम द्वितीय जो था ये उस समय दिल्ली का मतलब शासक था। ये कहें कि ये मुग़लों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ये फिर मुग़लों के वंशज का था। अब देखिए यहाँ पर ये जो युद्ध होता है बक्सर का, तो यहाँ पर इन तीनों की सम्मिलित सेना जो है अंग्रेज़ों द्वारा हरा दी जाती है, और यहीं से फ्रेंड्स हमारे भारत में अंग्रेज़ों का दबदबा बढ़ जाता है। फिर वो एक एक करके हमारा चाहे बंगाल हो, मैसूर हो, और नीचे के मराठा हो, इसके बाद में पंजाब वाला क्षेत्र हो, सारा का सारा जो क्षेत्र है वो एक एक करके जीतते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और ये सारे जो राजा हैं इनके अधीन यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक लड़ाई दिया है, वांडीवास का लड़ाई दिया गया है। तो ये वांडीवास की लड़ाई जो है ये 1760 में हुई थी, और ये अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। अब देखिए ये जो लड़ाइयाँ थी तो ये कर्नाटक के 3 युद्धों से संबंधित है। दरअसल यहाँ पर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। इन दोनों में व्यापार के मामले में इन दोनों पे लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर वो भारत में भी लड़ रहे होते हैं और वो यूरोप में भी लड़ रहे होते हैं। तो इनकी 3 लड़ाई यहाँ पर कर्नाटक के 3 युद्धों के नाम से यहाँ पर जानी जाती हैं। तो ये यहाँ पर लड़ाई होती हैं। तो उन्हीं में से एक लड़ाई ये वांडीवास की लड़ाई यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। अगला देखिए, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर के लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है? तो ये है देखिए मैसूर। अब देखिए मैसूर, अभी हमने कर्नाटक की लड़ाइयों की बात की थी जो कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैसूर की लड़ाइयाँ हैं देखिए, तो मैसूर की जो लड़ाई है इसमें से जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे वो यहाँ पर हैदर अली और ये यहाँ पर जो इसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, ये दोनों यहाँ पर निभा रहे थे, और दूसरी तरफ से अंग्रेज़ लड़ रहे थे। इन्होंने देखिए इनमें से जो टीपू सुल्तान है बहुत ही बहादुर व्यक्ति था फ्रेंड्स, और इसने बहुत ही अच्छी रणनीति से अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड किया। लेकिन उस समय जो दक्षिण भारत के अन्य राज्य थे उन्होंने इनका बहुत अच्छी तरह से सहयोग नहीं दिया, और अल्टीमेटली अंग्रेज़ों से ये हार गया। तो यहाँ पर देखिए जो टीपू सुल्तान है, एक यहाँ पर मैसूर की जो चौथी लड़ाई होती है वो होती है यहाँ पर 1799 में, और इसमें से युद्ध करते हुए जो टीपू सुल्तान है वो मारा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, और ये माना जाता है कि जो रॉकेट लॉन्च की विधियाँ थीं, इसने दरअसल बहुत तरीके से वैज्ञानिक तरीक़ों से काम किया था। इसने विदेशों में से भी सहयोग लेने की कोशिश की थी, रॉकेट लॉन्चर वगैरह मतलब उपयोग करने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ में ये जानता था कि अंग्रेज़ों की जो शक्ति है वो नाव वाली शक्ति है, नैविक इनका जो वाहन है वो ज़्यादा तेज़ है, तो उसने इसमें भी प्रयास किया था। तो टीपू सुल्तान जो है ये काफ़ी अच्छे से मतलब इनको डिफेंड करने की कोशिश करता है। अगला देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ का, ये मैसूर का यहाँ पर शासक था। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद ली थी? तो देखिए ये टीपू सुल्तान ही था। तो टीपू सुल्तान ने फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात की कि भाई बाहर से भी जिन लोगों का सहयोग मिल सकता था उसकी भी कोशिश की थी। अपने अंदर वैज्ञानिक मतलब अपने देश में ही वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया था, प्रशिक्षित सैनिकों की व्यवस्था की थी, उनके प्रशिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी इसने। अगला देखिए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो थी फ्रेंड्स, इसमें से टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई थी ये फ्रेंड्स जो लड़ाई थी ये तीसरी लड़ाई थी। तो मैसूर की जो थी, देखिए मैसूर की पहली लड़ाई जो है ये इसके पिता हैदर अली के द्वारा लड़ी जाती है। दूसरा युद्ध जो होता है इसमें भी हैदर अली लड़ता है, लेकिन हैदर अली जो है वो दूसरे युद्ध के बाद में क्या है कि उसकी डेथ हो जाती है। तीसरा युद्ध जो है वो इसमें से टीपू सुल्तान लड़ता है, लेकिन तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ती है। और संधि में क्या करना होता है कि जो भाई युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसकी भरापूर्ति करनी होती है, और इसके पुत्रों को बंदी बना के रख लिया जाता है जमानत के रूप में। तो तीसरी लड़ाई के बाद में फिर जो ये यहाँ पर देखिए 1792 में होती है तीसरी लड़ाई। टीपू सुल्तान फिर आगे चुप नहीं बैठता है, और ये फाइनली यहाँ पर 1799 में चौथी लड़ाई लड़ता है, और चौथी लड़ाई में फ्रेंड्स ये वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ये मारा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन
अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध जो देखिए अलग हो गया था। तो इसमें से सबसे जो पहला नवाब था इसका, ये कौन था? ये फ्रेंड्स यहाँ पर था सयादत खान। अब देखिए जो सयादत खान था, तो सयादत खान यहाँ पर सबसे पहला शासक होता है जब उसको स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ पर बनाया जाता है। और अंतिम जो शासक है ये नवाब वाजिद अली शाह है। तो वाजिद अली शाह इसका अवध का अंतिम नवाब होता है। अवध को जो है अंग्रेज़ों ने मतलब इस हिसाब से कि यहाँ पर जो प्रशासन में त्रुटियाँ चल रही हैं, ये प्रशासन में त्रुटियाँ, प्रशासन सही से नहीं चल रहा है, इसको देखते हुए वो अपने राज्य में इसको मिला लेते हैं। तो इस तरह से इसका फिर वहाँ पर अंत हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो देखिए ये बंगाल का नवाब सिराज उद दौला जो था, ये प्लासी की लड़ाई में यहाँ पर लड़ता है और प्लासी की लड़ाई में ये हारता भी है। और ये लड़ाई जो थी फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि सांकेतिक लड़ाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है जिसका नाम है मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र जो है वो इसको धोखा देता है। और धोखा देने की वजह से ये चूँकि अंग्रेज़ों से मिल जाता है, अंग्रेज़ों में देखिए जो है ये एक रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसको माना जाता है, इसके लिए उक्ति यूज की गई है कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति इसको कहा जाता था। क्योंकि ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये बहुत क्लेवर था, कह सकते हैं बहुत चालाक आदमी था। इसने क्या किया था कि प्लासी की लड़ाई में जो यहाँ पर मीर जाफ़र था, ये मीर जाफ़र ये बहुत कह सकते हैं कि लालची व्यक्ति था। तो इसको पद का लालच देके इसने अपनी ओर कर लिया कि भाई तुम मुझे मतलब सहायता दो लड़ाई में, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। बाद में देखिए क्या किया इसने रॉबर्ट क्लाइव ने कि इसको मतलब यहाँ पर जब ये लोग जीत गए तो इसको राजा बना दिया, लेकिन इसके ऊपर बहुत ढेर सारा कर थोप दिया कि भाई तुम ये सुविधाएं दो मुझे। इसके बाद में जो मीर जाफ़र है, देखिए तो मीर जाफ़र बाद में जब ये सारी चीज़ें नहीं पूरी कर पाता है तो मीर जाफ़र को हटा के ये मीर कासिम को बना देते हैं वहाँ पर राजा। जब मीर कासिम को राजा बना देते हैं, लेकिन मीर कासिम से भी आगे जब नहीं पड़ती है, तब हमने देखा था कि वहाँ पर 1764 में बक्सर की लड़ाई हो जाती है, जिसमें मीर कासिम जो है वो भाग लेता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मीर जाफ़र को हटा के इन्होंने मीर कासिम को बनाया था। जब मीर कासिम इनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया तो मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफ़र को बना दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मीर कासिम था, चूँकि मीर कासिम होशियार व्यक्ति था, उसने क्या किया था कि अपनी जो राजधानी थी उसको शिफ्ट कर लिया था, अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने फिर उसको फिर से हटा दिया, मीर जाफ़र को बैठाल दिया फिर से, और फिर वो 1764 की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और फिर इसमें वहाँ पर वो हार भी जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये फ्रेंड्स ये कितने में 1757 में यहाँ पे लड़ा गया था। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चर्चा भी की है। अगला देखिए प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और किसके बीच में हुई थी? तो किसके बीच में? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज़ थे इन दोनों ने भाग लिया था प्लासी की लड़ाई में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इतना ही। अगला देखिए अपना जो रहेगा अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां जो रहीं भारत के लिए, इस पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि आयोग ने इसमें से कौन से प्रश्न पूछे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।